नमस्कार भाइयों, 8 बज रहे हैं। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय मेरे हिसाब से है हाउ टू क्रॉस एग्जामिन ए विटनेस। विटनेस से कैसे जिरह की जाए। विटनेस से जिरह करना वकालत में एक कला है और इस कला को कैसे डेवलप किया जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। वकालत में जिस व्यक्ति विशेष को, जिस वकील को जिरह की कला आ गई, वो वकालत में ऊंचाइयां चढ़ता चला जाएगा। जिस व्यक्ति को वकालत में जिरह नहीं आती है वो कभी कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जिरह एक ऐसी कला है जिस कला को सीखना हर अधिवक्ता का फर्ज व दायित्व है। जिरह ही चाहे फौजदारी में हो, जिरह चाहे दीवानी में हो, जिरह चाहे रेवेन्यू में हो, जिरह साक्षियों से करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो इसीलिए कहते हैं आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। जिस व्यक्ति को, जिस अधिवक्ता को जिरह की कला आ गई वो कामयाबी की ऊंचाइयां छूता रहेगा। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आज का विषय जो मैंने चुना है वो इसलिए और आवश्यक है कि जिरह से पहले, क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले, चाहे फौजदारी में हो, चाहे दीवानी में हो, चाहे रेवेन्यू में हो, चाहे लेबर में हो, क्या क्या महत्वपूर्ण है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिरह के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहले बेसिक कंसेप्ट, जिरह क्यों होती है, जिरह का क्या पर्पज है। जिरह से पूरे मुकदमे को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिरह से आप पूरे मुकदमे को अपने ऊपर खड़ा कर सकते हैं। तो जिरह का महत्वपूर्ण, एविडेंस एक्ट में आप लोगों को मैंने पहले बताया 4 चीजें बेसिक कंसेप्ट हैं। क्या 4 चीजें हैं? मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ और एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। मे प्रिज्यूम अच्छी तरह आप लोग समझते हैं, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ और एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। मेरे साथियों, इन 4 बातों में जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है कि जो विटनेस है, विटनेस कै श्रेणी के होते हैं ये आपको अच्छी तरह पता है। विटनेस 3 श्रेणी में आते हैं। एक आता है टोटली रिलायबल, द विटनेस हु इज टोटली रिलायबल, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कन्विक्शन होगा ही होगा, आप हारेंगे ही हारेंगे। अगर रिलायबिलिटी ऑफ द विटनेस ऐसी है कि वो टोटली रिलायबल है तो कन्विक्शन 100% होगा। दूसरा क्या होता है? पार्शली रिलायबल, द विटनेस इज नॉट टोटली रिलायबल बट a witness is partially reliable। अगर कोई साक्षी पार्शली रिलायबल है तो उसकी साक्ष्य का समर्थन परिस्थितियों से होगा, मेडिकल साक्ष्य से होगा या अनसर्कमस्टांस से होगा। अगर पार्शली रिलायबल व्यक्ति की साक्ष्य का समर्थन परिस्थितियों से, मेडिकल से या अन्य साक्ष्य से होता है तो 100% कन्विक्शन होगा। एक साक्षी होता है टोटली अनरिलायबल, द विटनेस हु इज टोटली अनरिलायबल, उस पे सजा नहीं हो सकती है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है? जो विटनेस आपके सामने पेश हुआ है उसे क्या करना है? टोटली अनरिलायबल, द टेस्टिमनी ऑफ दैट विटनेस इज टोटली अनरिलायबल। अब ए विटनेस इज टोटली अनरिलायबल, तब क्या होगा? कन्विक्शन कैन नॉट बी सस्टेन। सिविल में क्या होगा? आप मुकदमा नहीं हारेंगे। रेवेन्यू में क्या होगा? आप मुकदमा नहीं हारेंगे। लेबर में क्या होगा? मुकदमा नहीं हारेंगे।
तो आप समझे साक्षी की साक्ष्य को जो 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, पार्शली रिलायबल, टोटली रिलायबल और टोटली अनरिलायबल। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, विटनेस को टोटली अनरिलायबल श्रेणी में लाना है। अब मेरे भाइयों, 2 बातें आपको बेसिक आना चाहिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने ये चीजें सीख ली, आपने इन चीजों पे मनन कर लिया, तो आप भविष्य में बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे और बहुत अच्छे अधिवक्ता बनेंगे। आपसे मैं हर बार कहता हूं कि आप पेंसिल कलम लेकर, कागज लेकर बैठे कि इन बातों को नोट करें। इन्हें खिलवाड़ केवल सुन के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। यू मस्ट राइट डाउन और अपने पास नोट कर लें। मेरे कुछ लोग जो फेसबुक से जुड़े हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, उन लोगों ने, अभी मैं दिल्ली गया था, मुझसे मिलने आए, उन्होंने नोट्स बना लिए। आई एम वेरी मच सरप्राइज टू सी द नोट्स, जो उनने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने रिकवरी पे करा या जिस पे करा, उनके द्वारा डिटेल से नोट बनाए गए हैं। और जब मैंने वो नोट देखे तो मैंने उनसे कहा, बच्चों ये नोट्स जो है आप मुझे भेज दें। इन नोट्स में क्रिएटेड बाय आपका नाम लिख के जो लोगों को ज़रूरत होगी इन्हें भिजवा दो। वकालत के पेशे में बहुत ज़रूरी है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो आपके नोट्स कामयाब हों। ये मैंने उनसे कहा। आज भी उसमें से 2-3 के फ़ोन आए, उन्होंने कहा सर हम काम कर रहे हैं, जब काम हो जाएगा आप लोगों को भेजा जाएगा। अब इसी में दूसरा काम मैं बता रहा हूं जो आपको, क्या एविडेंस क्या होती, क्रेडिबल, रिलायबल और ट्रुथफुल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ए और बी, ए हस्बैंड है, बी उसकी वाइफ है और सी उसका बच्चा है। मोहल्ले, गांव, कस्बे वाले क्या जानते हैं कि ए बी का बच्चा सी है। ये क्या है, ट्रुथफुल है। फिर से समझ लिए, एक हस्बैंड है, बी वाइफ है, ए बी का एक बच्चा सी है। मोहल्ले वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, ऑफिस वाले, सारे लोग क्या जानते हैं कि ए बी का बच्चा सी है। ये क्या चीज है, ये ट्रुथफुल है। अब इसी में ए क्या जानता है, ए जानता है सी मेरा बच्चा है जो बी से पैदा है। ये क्या है, ये क्रेडिबल है। ओनली सी जानती है कि ये बच्चा सी किसका है, ओनली बी जानती है कि किसका है। ये क्या हुआ, रिलायबल। तो आपने देखा ट्रुथफुल, क्रेडिबल और रिलायबल में हेयर लाइन जरा सा हेयर लाइन अंतर है, बाल के बराबर अंतर है। तो मेरे साथियों, आपको क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी और ट्रुथफुल के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। आपको जब जिरह करने आप जा रहे हैं तो आपको ये भी आवश्यक मालूम होना चाहिए कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, इनके 4 पार्टों का ब्रेकेज हम कैसे करें। के अलावा मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपको ये बात भी जानकारी होना चाहिए कि एविडेंस विटनेस के टोटली रिलायबल, पार्शली रिलायबल एंड टोटली अनरिलायबल। तो आपको साक्ष्यों से जिरह के लिए क्या लाना है, टोटली अनरिलायबल। जो विटनेस टोटली अनरिलायबल है उस श्रेणी में गवाह को लाना है, तब आपको कामयाबी हासिल होगी। चाहे ये सिविल हो, चाहे ये क्रिमिनल हो, चाहे ये रेवेन्यू हो, चाहे लेबर लॉ हो। अब मैं आप लोगों के पास क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, ट्रुथफुल के लिए 2 तरह की आपको एविडेंस होती हैं, 2 तरह के केसेस होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट एविडेंस का, जो डायरेक्ट एविडेंस से रिलेटेड है। जहां डायरेक्ट एविडेंस का केस है वहां पर आपको होता है विटनेस की क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, ट्रुथफुल। आपको ब्रेकिस करने के लिए 5, 6, 7 पॉइंटों को ब्रेकिस करना होगा। जहां पर विटनेस सर्कमस्टांशियल एविडेंस से रिलेटेड है,
वहां पर भी आपको गोल्डन प्रिंसिपल, जिन प्रिंसिपलों को आपको ब्रेक डाउन करना है, उन प्रिंसिपलों को आपको जिरह में उजागर करना है, और ऐसी जिरह करना है जिस जिरह से ये लगे द टेस्टमनी ऑफ दिस विटनेस इज टोटली अनरिलायबल एंड नो रिलायंस कैन बी प्लेस्ड ऑन द टेस्टमनी ऑफ दिस विटनेस। अब मैं इस संबंध में, जहां से रिकवरी से संबंधित है, तो वहां आपको क्या क्रिएट करना है, जहां रिकवरी से रिलेटेड है कोई भी केस, तो आपको रिकवरी के बारे में अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ रिकवरी मेमो वाज प्रिपेयर्ड, 103 165 आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज 103 सीआरपीसी, व्हाट इज 165 सीआरपीसी, आपको मालूम होना चाहिए 100 सीआरपीसी, 100(456) में क्या है, आपको मालूम होना चाहिए 50 सीआरपीसी, 50 सीआरपीसी क्या है, व्हाट क्या मैंडेटरी है, क्या डायरेक्टरी है। आपने अक्सर देखा रिकवरी वाले में डॉक्टर बासु के केस का, डॉक्टर बासु बनाम वेस्ट बंगाल के केस का हवाला देते हैं कि उस केस का पालन किया गया। तो वो जो केस का पालन हो रहा है, तो वो पालन में आपको डॉक्टर बासु वाले केस को पढ़ना है। उस डॉक्टर बासु वाले केस में 11 नॉट्स दिए हुए हैं, वो 11 नॉट्स आप पढ़िए, और उस 11 नॉट्स में अगर उनका ब्रेकेज है तो आपको फायदा मिलेगा, आपको उस पर हैमर आउट करना है। अगर आपका केस परिस्थितिजन्य साक्ष्य पे, सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे नहीं है, अगर आपका डायरेक्ट एविडेंस पे नहीं है, अगर आपका हियर से एविडेंस का है, तो हियर से एविडेंस पे सजा नहीं हो सकता। यू आर वेल अकंटेड दिस फैक्ट। तो मेरे लायक दोस्तों, मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे हाउ टू क्रॉस एग्जामिन, आपको सबसे पहले एक छोटा सा केस जो कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पे आधारित है, उसके बारे में मैं आपको कैसे जिरह करी जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए। जिरह के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आपको एफआईआर मिलती है, आपको केस डायरी मिलती है, आपको अदर पेपर्स मिलते हैं, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले एफआईआर में क्या फैक्ट इन इशू है, क्या मोटिव है, क्या क्या एविडेंस है, उसे आप लाइन वाइज लिखते जाइएगा। मोटिव व्हाटसएवर इलेज, मोटिव अपराध का होगा उसे लिखिए। दूसरा लिखिए मैनर ऑफ असॉल्ट, उसके बारे में आप लिखिएगा। तीसरे बारे में लिखिएगा अगर डायरेक्ट एविडेंस का है, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस के बारे में क्या कह रहा है। उसके बाद लिखिएगा मेडिकल वर्सेस ऑकलर का अगर केस है तो क्या मेडिकल वर्सेस ऑकलर है, आपको ये चिकित्सीय साक्ष्य क्या है और मौखिक साक्ष्य क्या है। उसके बाद कोई रिकवरी डिस्कवरी है, उसके बारे में आप नोट करिएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, उसके बारे में आप नोट करिएगा। उसके बाद क्या होता है, क्या प्रेजेंस ऑफ आई विटनेसेस, प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेसेस की क्या पोजीशन है, वो आपको करिएगा। उसके बाद आपको इम्प्लीकेट क्यों किया जा रहा है, वो आपको एक मोटिव क्यों फॉल्स इम्प्लीकेशन का है, वो आपको तैयार करना है। तो मेरे भाइयों, हर केस को तैयार करने से पहले आपको एफआईआर को जाना है, आपको चार्जशीट को जाना है, आपको पूरी केस डायरी को जाना है। केस डायरी जाने के बाद आप उसके 8 पार्ट बनाइएगा। पहला पार्ट क्या बनाइएगा, मोटिव, चाहे डायरेक्ट एविडेंस का हो, चाहे सर्कमस्टांशियल एविडेंस का हो, चाहे फॉल्स इम्प्लीकेशन का हो, मोटिव बहुत अहम है। तो मोटिव के बारे में आप अलग से लिखिएगा। अब मोटिव के बाद दूसरा आता है इन क्रिमिनल केस, एफआईआर इज द बेस ऑफ द केस। जो क्रिमिनल लॉ इन मोशन आता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो जब रिपोर्ट दर्ज होती है ना, रिपोर्ट दर्ज होते ही क्रिमिनल लॉ इन मोशन आता है। तो आपको एफआईआर कैसे दर्ज हुई, अगर आपने स्टक ऑफ कर दिया कि एफआईआर वाज लॉज आफ्टर अराइवल ऑफ द पुलिस विद कंसल्टेशन एंड डेलिब्रेशन, इट मींस आप एफआईआर सस्पिशियस हो जाएगी। अगर एक बार किसी केस की एफआईआर सस्पिशियस हो गए तो क्या होगा, उस पर तैयार इमारत जो है वो ढह जाएगी। तो सबसे पहले जो चीज आपको हमने बताया, मोटिव, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है कि किस पॉइंट, आज का युग जो है वो कंप्यूटर युग है। जब हम लोग थे, उसके बाद जब आप लोग भी आए तो इतना कंप्यूटर युग नहीं था।
आज का बच्चे की आईक्यू बहुत तेज है। आज 6 महीने का बच्चा होता है, वो टीवी देखता है और उसमें पिक्चर्स देख के हंसता मुस्कुराता, और बंद कर दो तो रोता है। तो मेरे भाइयों, ये दिमाग में रख लो। तो जो अपराधी है, जो अपराध करके आ रहा है, जो गवाह है, तो ये समझो उनका ब्रेन भी कंप्यूटराइज है। आज के मौके समय पे जो सरकारी वकील है वो भी कंप्यूटराइज है। वो अपने गवाह को पूरी तरह से प्रिपेयर करता है, हर कॉर्नर से प्रिपेयर करता है, मगर आपके बराबर प्रिपेयर नहीं कर सकता है। झूठ जो बोल रहा है तो वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा, उसका झूठ कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। तो आप सबसे पहले अपने मन में एक कॉन्फिडेंस जगाइए। वो कॉन्फिडेंस ये जगा के कि आप जब जिरह करने खड़े हों तो आपके मन में हो जो सामने वाला विटनेस है उसे कुछ नहीं आता है, उसने कुछ नहीं देखा है, उसका ऑब्जर्वेशन आप करें, उसके विचार देखें। वो कभी कभी रटी हुई भाषा को चलता है कहता है। तो आपको सबसे ज़्यादा उस विटनेस का फेस, उस विटनेस का क्रिएशन, उस विटनेस का चाल चलन, वो विटनेस कैसा कंडक्ट कर रहा है, इस बारे में आपको विचार करना है। विटनेस को देखने के बाद सबसे पहले आपको प्रिपरेशन होता है। जो प्रिपरेशन के लिए मैंने बात बताया, तो जब कोर्ट जाएंगे तो आपको किसी तरह से भी, अब आपने देखा उसने बता दिया कि मैं इस समय के बाद गया था, एफआईआर दर्ज करा दी, एफआईआर मैंने इससे बोल के दर्ज कराई। अब आपको कुछ नहीं निकल रहा है, वह घबराइए नहीं, सब कुछ अभी हाथ में है। अगर आपने पुलिस को पहले पहुंचा दिया, पुलिस आने के बाद एफआईआर दर्ज हुई, विद कंसल्टेशन एंड डिलीवरेशन दर्ज हुई, तो इसमें 50 लाख है। अगर आपने ये दिखा दिया कि पुलिस आ गई, इसके घर वाले आए, सलाह मशवरा करा, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की, तो उसकी अहमियत क्या होगी। तो आपको अच्छी तरह पता है कि एफआईआर इन क्रिमिनल केस इज द बेस ऑफ द case. Once FIR is suspicious, then whole case is suspicious. No reliance can be placed on such FIR. तो आप लोगों को इस बारे में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि FIR कब बनी, FIR कब तैयार हुई, कौन लेखक है, वो लेखक कहाँ का रहने वाला है, उस लेखक वहाँ पे कैसे प्रेजेंट हुआ, उस लेखक को कैसे लाया गया, वो लेखक पता चला 40 किलोमीटर दूर का है, तो लेखक कैसे आया। मेरे साथियों, ये बात आपको अपने दिमाग में जिरह करने से पहले प्रिपेयर करना होगा। अब प्रिपेयर करने के बाद दूसरी चीज आई, मैंने अभी किसी केस का नहीं, मैंने एक आपको आई विटनेस अकाउंट वाला, अब वो आता है, उसके बाद कोई चोट लग जाती है, 323 का है, किसी का भी समझ लीजिए, तो आपको क्या देखना है कि जो उसकी इंजरी है और जिस वेपन से इंजरी काज करना बताना है, आपको ऐसा क्रिएट करना है कि उस वेपन से वो इंजरी नहीं आ सकती या उस पार्ट पे इंजरी नहीं आ सकती। ये आपको मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर रहना है। आपने मेडिकल एग्जामिनेशन देख लिया, मेडिकल एग्जामिनेशन में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि आपने देखा गोली डाउनवर्ड टू अपवर्ड गई, जो गोली लगी वो नीचे से लगी ऊपर की तरफ चली गई। अब आपको इस विटनेस को, आपकी अब काबिलियत ये है, इस विटनेस को ऊंचाई पे पहुंचा दीजिए और जिसके चोट लगी उसे निचाई पे ले आइए। ये क्रॉस एग्जामिनेशन है, यही क्रॉस एग्जामिनेशन है। आप उसे ले आए और फायर ऊपर से कराया तो फायर की डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई। तो इट मीन्स दिस विटनेस वाज नॉट देयर, दिस विटनेस इज नॉट द आई विटनेस, इसका मेडिकल कार्बोरेशन नहीं है। इसी तरह उस विटनेस को ऐसा एकदम मत करिए। मेरे साथियों, इस तरह का भी आया है, मैंने 20 अपने जूनियरों को देखा, कभी कभी कोर्ट में खड़े होकर मैंने देखा कि क्या सजेशन दे देते हैं। मैंने पहले भी कहा, ये सजेशन दे दिया जाता है, देखो हमारा कहना है तुम्हारी फेट में तमंचा दबा हुआ था, हो चल गया। अब क्या रह गया मेरे भाई, टाइम प्लेस डेट सारी चीज एडमिटेड। तमंचा पेट में लगा दो और अगर चल जाए डॉक्टर से कहलवा लो, तब आ जाएगा। ये जो नेचर ऑफ इंजरी है वो उसे कार्बोरेट नहीं हो रहा है। अब आपको 100% सजा होनी है। मेरे लायक दोस्तों, मेरे दोस्तों, एक छोटा सा केस का मैं आपको और हवाला दे रहा हूं कि आपने एडमिट करा, एक मारपीट का केस हुआ और मारपीट के केस में आपने बहुत अच्छी जिरह करी।
आपने एफआईआर डिस्ट्रॉय कर दी, आपने मोटिव डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी। मारपीट किसमें हुई? ए बी सी की मारपीट हुई डी और ई से, ठीक। और उसमें डी भी चुटैल है, ई भी चुटैल है। कंप्लेनेंट जो आपने एक्यूज की तरफ से, वकील साहब क्या सजेशन दे रहे हैं? देखो भाई, हमारा कहना यह है कि तुम्हारे चोट मिस्टर सी ने मारी और तुमने दुश्मनी के कारण ए बी सी को फंसा दिया। आपकी समझ में आया? नहीं आया? फिर से, ए बी सी 3 मुलजिम, मारने वाले डी और पिटने वाले डी और ई। आप मुलजिमों के वकील, आपने जिरह करी, आपने जिरह में एफआईआर सारी चीजें तोड़ फोड़ करी, अच्छी जिरह लाए। आखिर में सजेशन आप क्या देखते हैं? देखो भाई, तुम्हें मिस्टर जे ने मारा, मतलब एक नाम कर दिया कि जे ने तुम्हें मारपीट की और तुमने दुश्मनी के आधार पर मिस्टर ए बी सी को फंसा दिया। तो भाई इसमें क्या हुआ? टाइम एडमिट, प्लेस एडमिट, मैनर एडमिट, आपने जितना तोड़ा था, जितना तोड़ पाए थे जिरे में, वो सब खत्म हो गया। अगर आप ये साक्ष्य ले आए, मिस्टर जे आ जाए, वो कह दे साहब हमने इन्हें मारा, तभी तो बच पाएंगे। अदरवाइज आपको 100% सजा होनी है। दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैं पार्ट फर्स्ट आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कह रहा हूं। एक आदमी की हत्या घर के अंदर हो रही है, ठीक। आप जिरह कर रहे हैं, हत्या 8 बजे 7 बजे हो रही है, आपने गवाहों को होस्टाइल कर लिया। अब आप, एक गवाह टूटा फूटा रह गया, आपने सजेशन दिया कि देखो इसे जिसके चोट लगी है या मारा गया है, इसे अज्ञात बदमाश मार गए थे। आपने टाइम, प्लेस, डेट, मैनर सारी चीज एडमिट कर ली, अज्ञात बदमाश मार गए। अगर आप अज्ञात बदमाश को ले आइए, ऐसी एविडेंस दे दीजिए डिफेंस में, तो आप छूट सकेंगे, अदरवाइज आपको सजा होगी। तो मेरे भाई, ये मैंने एक थोड़ा सा, अब ये मैनर ऑफ असॉल्ट आया, तो मैनर ऑफ असॉल्ट मैंने, अब आपके सामने प्लेस ऑफ इंसिडेंट आता है। इन क्रिमिनल केस प्लेस ऑफ इंसिडेंट को प्रूव करना जो दायित्व व कर्तव्य है, वो प्रोसिक्यूशन का है। प्रोसिक्यूशन कभी पूरा नहीं करता है। अब आपको देखना है 210, 11, 12 चार्ज लगता है। आप में से कितने लोग अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि आप चार्ज को पढ़ते हैं। चार्ज में क्या लिखा होता है? 210, 11, 12, 13, 14 में किस समय की, किस जगह की, किस प्रकार की, यही तो चार्ज लगा। आपको ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं, कोई नहीं देखता है। चार्ज में जो लगा गया है, जो चार्ज लगाए गए हैं, प्रोसिक्यूशन को वही तो एविडेंस एड्यूस करनी है। उस चीज के लिए अगर एविडेंस एड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्यों देख ही नहीं रहे हैं? तो चार्ज में आपने देखा, आपने कभी ये सोचा? घटना हुई कमरे में, वो कमरा था गुलाब नगर का, समझ लीजिए गुलाब नगर में 57 नंबर मकान का कमरा था। चार्ज में लगाया पूरे गुलाब नगर में, तो प्लेस ऑफ इंसिडेंट कहाँ हुआ मेरे भाई? आप क्यों नहीं उठाते हैं? चार्ज में लगेगा पार्टिकुलर प्लेस पे, और उस पार्टिकुलर प्लेस पे जो घटना घटित हुई उसी को तो प्रोसिक्यूशन सिद्ध करेगा। अगर वो नहीं कर पाता है, इसी में के साथ एक 313 होता है फौजदारी के लिए, मैं बता रहा हूँ। फौजदारी में एक 313 का बयान होता है। 313 के वो बयान होते हैं कि टोटल एविडेंस व्हाटएवर एड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, वो एक्यूज को पुट करे जाएंगे, और एक्यूज को पुट करने के बाद अगर एक्यूज उसका जवाब नहीं देता है, तो इन सबका कम्युलेटिव इफेक्ट का जजमेंट होगा। अब 302 है, 307 सपोज कर लिए, मैं 307 बहुत छोटा, आपको क्वेश्चन ये पुट नहीं किया गया कि आपने गोली मारी थी जो इसके यहाँ लगी गई, तो क्या आपको सजा हो सकती है? एक दूसरा मैं छोटा सा और दे रहा हूं कि आपका मामला शनाख्त का था, आजकल बंद हो चुका है सेक्शन 9 आइडेंटिफिकेशन, आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति नामजद नहीं है
तो क्या होगा, शिनाख्त कराई जाती है उसकी, टू फाइंड आउट द ट्रूथ, कि गवाहों ने पहचाना नहीं पहचाना। जब शिनाख्त मेमो कहाँ बनता है, जेल में बनता है, उसकी प्रक्रिया आपको मालूम है। वो शिनाख्त मेमो मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया जाता है, सरकारी वकील भी होता है, जो गवाह शिनाख्त करता है उसके अंगूठे दस्तखत होते हैं। अब मेरे साथियों, वो शिनाख्त मेमो को अगर प्रोसिक्यूशन ने प्रूव नहीं कराया तो क्या सजा हो सकती है? नहीं हो सकती है। जो शिनाख्त मेमो है वो सब्स्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो नहीं है, जब तक आप उसे सिद्ध नहीं कराएंगे वो कैसे पढ़ा जाएगा मेरे भाई। तो शिनाख्त मेमो को अगर अदालत में नहीं पेश करा गया, अदालत में नहीं प्रूव करवाया गया, तो आप मस्ती से बैठिए। आपके खिलाफ 313 में भी नहीं पूछा जा सकता है कि शिनाख्त मेमो में आपकी शिनाख्त हुई या नहीं हुई, तो आपके खिलाफ क्या एविडेंस है? अभी एक मुकदमा एक जूनियर का मैं यही कर रहा था, उसमें शिनाख्त है, शिनाख्त जिन्होंने करी उन्होंने कोर्ट में नहीं पहचाना, शिनाख्त में प्रूव नहीं है। मैंने उससे कहा बेटा जब इसमें नहीं है, ये एविडेंस नहीं है, तो तुम्हें कैसे कन्विक्शन, सर FIR पे नहीं हुई है, सर इस पे नहीं जी रहे, इस पे नहीं। तो मैंने उसे डांटा, और डांटा इसलिए कि बेसिक सीखने की कोशिश तो करो। अब यहीं पे आपको मैं परिस्थिति जन साक्ष्य के बारे में आउटलाइन दे रहा हूं मेरे भाइयों। में आज कुछ नहीं, ये 3 4 5 पार्टों में मैं एक एक चीज का लिए, जैसा रिकवरी का, इस बारे में क्या क्या पूछोगे वो नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। जैसे परिस्थिति जन साक्ष्य में है, अब परिस्थिति जन साक्ष्य में क्या होगा भाई, कोई उसमें डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, वो डायरेक्ट एविडेंस का, वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस का है। तो परिस्थिति जन साक्ष्य का 5 गोल्डन प्रिंसिपल इनुमरेट किए गए। कब किए गए? सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कि अगर ये 5 गोल्डन प्रिंसिपल प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस से मीट आउट कर देता है तभी तो सजा हो जाएगी। और वो 5 गोल्डन प्रिंसिपल क्या है? वो आप बिरदी चंद, शारदा बिरदी चंद में 1983-84 में आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके लिए क्या है, उसमें ये कहा गया सबसे पहले मोटिव, कि उसमें कोई वो तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती है, सबसे पहले मोटिव फॉर कमिटिंग क्राइम। दूसरा क्या होगा उसमें, लास्ट सीन की, कि मृत्यु से ठीक पूर्व अभियुक्त व मृतक का साथ देखा जाना, अभियुक्त या डकैत का साथ देखा जाना, अभियुक्त व जिसका माल लुटा है उसका साथ देखा जाना, ये लास्ट सीन की एविडेंस आएगी। तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ये कहां से शुरू होता है? धारा 17 एविडेंस एक्ट में कन्फेशन है, उसके बाद एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ये सारी चीजें आएंगी। तो उसमें क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हुआ, क्या कन्फेशन हुआ? अगर ये कन्फेशन या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ज्वाइंटली है, मतलब संयुक्त रूप से है, तो क्या परमिसिबल होगा, ये आपको देखना है। उसके बाद क्या आता है? रिकवरी एंड डिस्कवरी। रिकवरी कैसे होगी और डिस्कवरी कैसे होगी? अब उसमें आपको बताना है, ये महत्वपूर्ण है, सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट को आपको जाना पड़ेगा, कैसे 27 गवर्न होगी। अगर वो रिकवरी कनेक्ट हो रही है या डिस्कवरी कनेक्ट हो रही है क्राइम से, किसी लूट की घटना से, तो ये सर्कमस्टांस होगा। आपको एक्स्ट्रा एनी अदर सर्कमस्टांस विच कनेक्ट द अक्यूज विद द क्राइम। तो ये 5 गोल्डन प्रिंसिपल हुआ। सबसे पहला मोटिव, स्ट्रांग मोटिव शुड बी प्रूव बाय द प्रोसिक्यूशन। अगर स्ट्रांग मोटिव नहीं प्रूव किया है तो एक सर्कमस्टांस खत्म हो गया। दूसरा सर्कमस्टांस है लास्ट सीन का, मृतक या चुड़ैल या डकैत के साथ आखिरी बात अभियुक्तों को देखा गया और वो देखने का समय इतना कम हो कि दूसरा और ना कर सके, अगर ये भी खत्म हो गया। तीसरा है जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, अगर ये भी आपने तोड़ दिया। पांचवा है रिकवरी डिस्कवरी, अगर आपने ये भी तोड़ दिया, तो अगर ये चेन ऑफ द सर्कमस्टांस खत्म हो गए तो कन्विक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है मेरे भाई। तो कितनी आपको सबसे पहले बेसिक जानकारी आपको चाहना है। क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ी कला है और उस कला, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सीखने से आता है। ये बेसिक चीजें आप सीखिएगा। आपको बेसिक किसी भी धारा का मालूम होना चाहिए। एविडेंस एक्ट को आपको मालूम होना चाहिए, रेलेवेंसी क्या चीज
कहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रही है। आपको ये सारी चीजें अगर मालूम है, बर्डन ऑफ प्रूफ कब शिफ्ट हो रहा है, आपको ये सारी चीजें, कहीं आप ऐसा ना करें कि बर्डन ऑफ प्रूफ अपने ऊपर ले लें। प्राजूषण आपको एविडेंस एक्ट, जो मैंने इतना आराम से आपको बड़ा काफी बताया, एविडेंस एक्ट में आपको मैंने इतना सारा बताया कि बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ है। बर्डन ऑफ प्रूफ आपको होता है कब आता है, 113B जो 3 डाउरी डेथ में है, 113A जो आत्महत्या में है, 114 में पुलिस पेपर्स के लिए। अब उसके अलावा आता है 106 ऑफ एविडेंस एक्ट। 106 क्या है मेरे भाई? 106 ये है, व्हेन एनी फैक्ट विच इज इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन द बर्डन लाइज ऑन दैट पर्सन। तो मेरे भाई इस चीज अपने दिमाग में रखो। 106 कहीं ऐसा ना, जो आजकल 90%, 95% हॉस्टिलिटी के बाद 304B 302 में सजाएं हो रही हैं, इस बारे में कभी आप लोगों ने सोचा? आप लोग ये सोचते हैं कि साहब गवाह हॉस्टाइल हो गया और उसने गवाही नहीं दी और तब भी जज साहब ने सजा कर दिया। क्या आपने इस गहराई में जाने की सोचा? नहीं सोचा ना। घर पे मौत हो रही है, गवाह उसके कह दे रहे हैं कि साहब न कोई दहेज की मांग नहीं की, कुछ नहीं करा, सब बातें सही हैं, और काज ऑफ डेथ है स्ट्रेंगुलेशन, काज ऑफ डेथ है स्मूथरिंग, काज ऑफ डेथ है गन शॉट इंजरी, काज ऑफ डेथ है नाइफ इंजरी, काज ऑफ डेथ है कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। तो इसे एक्सप्लेन करेगा कौन? करेगा? हु विल एक्सप्लेन? आपके घर मरी तो इट्स योर ड्यूटी टू एक्सप्लेन। अब स्ट्रेंगुलेशन है, आप पे एक्सप्लेन ही नहीं है तो सबको सजा तो होगी। आपने डॉक्टर नुपुर तलवार वाला केस देखा था? उनकी बेटी को, उनके नौकर को, नॉट ए सिंगल पर्सन कम फॉरवर्ड टू से एनीथिंग रिगार्डिंग द इंसिडेंट एंड आफ्टर दैट उनका कन्विक्शन हुआ। ये आपको मालूम है? नहीं मालूम है? इस बारे में मैं आपके सामने एक मद्रास हाई कोर्ट का केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसमें क्या हुआ, एक घर में माता पिता 2 बच्चे सो रहे थे, दोनों बच्चे सुबह मरे पाए गए। माँ बाप का चालान हुआ, माँ बाप एक्सप्लेन नहीं कर पाए अंडर व्हाट सर्कमस्टांस इनके दोनों बच्चे मरे। कोई एविडेंस नहीं थी, ना एविडेंस होने के बावजूद उन्हें आजीवन कारावास हुआ और ये कारावास सुप्रीम कोर्ट तक से बहाल रहा। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये चीजें जो हैं आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरी चीज, आपको आपके खिलाफ प्रिजम्पशन, आपके पास एक चोरी की कार निकलती है, एक कार में आप जा रहे हैं, वो कार जो है आप पकड़े जाते हैं, तो इट इज योर ड्यूटी टू एक्सप्लेन ये कार कहां से आई, अदरवाइज प्रिजम्पशन आपके खिलाफ जाएगा। 106 आप याद रखिए। क्यों सजा हो जाती है कि साहब हमसे रिकवरी नहीं? कौन पुलिस वाला आप पे रिकवरी प्लान करेगा? गाड़ी आप पे कौन प्लान करेगा? मेरे भाई एक्सप्लेन नहीं दे पाते हो, इसीलिए सजा हो जाती है। आप जा रहे हो, आपके पास सरिया का एक ट्रक बरामद हो रहा है, आपके पोजीशन से प्राप्त हो रहा है, अटैची में जेवरात प्राप्त हो रहे हैं, तो आप बर्डन आपके ऊपर है। या तो फिर उधर रिकवरी 105, 103, 165, 100 वो सारा डिस्ट्रॉय करिए, अभी मैं उस पर भी बताऊंगा। और एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या माने जाओगे? या तो आप चोर माने जाओगे या चोरी के संपत्ति रखने वाले माने जाओगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो तो क्या होगा? आपको सजा होगी। इसी तरह आपको बगैर टिकट आप रेलवे में पकड़े जाते हो, आप पे टिकट नहीं होता है तो क्या माना जाएगा? आप बगैर टिकट रेलवे वाले माने जाओगे। तो इसलिए आपको जब भी केस प्रिपेयर करना है कि हाउ टू क्रॉस एग्जामिन, तो आपकी आउटसाइड सारी बातें, आपके चारों नेत्र, शंकर भगवान के 3 नेत्र हैं, अधिवक्ता के 4 नेत्र होते हैं। आपको अपने चारों नेत्र खुले रखना है। वो 4 नेत्र क्या है वो भी सुन लीजिए। सबसे पहला नेत्र तो आपकी अपनी बुद्धि, दूसरा नेत्र आपका है टू वॉच द सरकारी वकील कि वो मैनिपुलेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह सिखा के लाया। तीसरा नेत्र कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द विटनेस, कोर्ट में आपको अपनी निगाह खोलनी है। चौथा, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो 4 नेत्र आपके हुए हैं, 3 नेत्र शंकर जी के, आपके एक अधिवक्ता के 4 नेत्र होते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको अपने चारों नेत्र खुले रखना है।
क्रॉस एग्जामिनेशन के समय या कोर्ट में जाते समय। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपने दोनों कान खुले रखना है। क्या फुसफुसाहट, क्या हो रहा है, ये चीज आपको देखना है। आपका एक सवाल से आपकी पूरी जिरह खत्म हो जाती है। आपका इसी में एक सवाल बहुत पुराने लोग कहते थे, वो आज भी कहते हैं, व्हाट इज टू बी आस्क्ड एंड व्हाट इज नॉट टू बी आस्क्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाए और क्या नहीं पूछा जाए। जो आप सजेशन दे रहे हैं, आप सजेशन आपने दे दिया कि देखिए ये घटना के समय घर पर नहीं था, अब एलवाई आपने ले ली। एलवाई की प्ली कौन प्रूव करेगा? आपको प्रूव करना है। आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। एलवाई की प्ली वो प्ली है जिसे प्रूव करने के लिए ऐसी ठोस एविडेंस होना चाहिए कि व्यक्ति विशेष का उस स्थान पर उस समय पहुंचना संभव था और उस जगह वो मौजूद नहीं था। निर्भया कांड वाली रूलिंग आप पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा? उसने कहा दिल्ली में 25 किलोमीटर दूर वो एक मॉल में, एक होटल में मौजूद था, तो उन्होंने कहा ये कोई वो नहीं है। तो जो एलवाई की प्ली, इतनी स्ट्रांग प्ली होना चाहिए कि व्यक्ति विशेष का उस पर्टिकुलर डेट टाइम में उस स्थान पे मौजूद होना संभव नहीं है। तो मेरे भाई, मैंने आपको बताया कान खोल के। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अभी सजेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपसे बताया, एक व्यक्ति के गोली लगी हुई है, गोली पेट में लगी है, उसका जो वुंड ऑफ एंट्री है वो 4 सेंटीमीटर की है, चारों तरफ उसके क्या है? ब्लैकनिंग है, और ब्लैकनिंग के बाद उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन जो है अपवर्ड टू डाउनवर्ड है। आप सजेशन दे रहे हैं, देखो भाई आपकी फेट में तमंचा लगा था, वो तमंचा चल गया, गोली लग गई, आपको 200% सजा होगी। इसीलिए मैंने हमेशा कहा, क्रॉस एग्जामिनेशन के समय आपको केवल ये चैलेंज करना है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केस शुड बी चैलेंज। देखो, जिस तरह घटना बता रहे उस तरह घटना नहीं हुई, जैसे घटना बता रहे उस तरह नहीं, जिस तरह गोली लगना बता रहे उस तरह गोली, जिस तरह मारपीट करना होता है उस तरह मारपीट नहीं हुई, जिस स्थान पे बता रहे उस स्थान पे। तब वेरिएशन जहां आप ले आएंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो मेरे भाई समझे। इसी तरह सिविल में आपने प्लेंट दाखिल की, WS दाखिल करा, आपको होता वाद बिंदु बने, तो अब आपको अपना केस सिद्ध करने के लिए कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना है जो कि आपके विपरीत जा रहा हो। कभी कभी आपका सजेशन आपके खिलाफ जा रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपने सारी गवाही तोड़ ली, सारे गवाह हॉस्टाइल कर लिए, सारे गवाह मतलब करीब करीब तोड़ लिया, FIR से लेके सारा, मगर आपने सजेशन क्या दिया? देखो भाई, हमारा कहना है चोर तुम्हें मार गए और तुमने दुश्मनी के कारण इन्हें फंसा दिया। तो भाई क्या जरूरत थी चोर मार जाने का? अब आपको चोर लाइए, उससे मरवाइए, उसके बाद टाइम प्लेस डेट सब एडमिटेड हो गई, आपको तो 100% सजा होनी है। मैंने वही अभी आपको बताया कि आपने सजेशन दे दिया, देखो भाई मिस्टर बी तुम्हें मार गया था और दुश्मनी के कारण इन्हें फंसा दिया, कौन बचाएगा? आपने एक सजेशन दे दिया, एक आदमी जहर खा के मर गया, देखो भाई ये गया था जुआ खेल रहा था, उसके बाद ये चला आया। तो भाई सेक्शन 6 रेसगस्टी क्या मानी जाएगी? आप खुद एडमिट कर रहे हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप बताइए, जब आया तो जिंदा था, यही कहते हैं कि जब आपके साथ गया तो जिंदा था, ये बर्डन आपके ऊपर आ जा रहा है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, 45 मिनट हो गए हैं, तो मैंने पार्ट 1 आपको आउटलाइन हाउ टू क्रॉस एग्जामिन कैसे करना है उसके लिए स्केच खींचना है। मैं अगली बार आपको एक एक बिंदु, जैसे रिकवरी पे, रिकवरी 25 आर्म्स एक्ट के बारे में, रिकवरी चोरी के बारे में जो डकैती से रिलेटेड है, रिकवरी NDPS के बारे में, रिकवरी अदर ऑफेंसेस से चाहे 302 से हो उसकी रिकवरी के बारे में अगली बार मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा 300 छोटे ऑफेंसेस के बारे में कि छोटे ऑफेंसेस में क्या होता है, बड़े ऑफेंसेस अभी नहीं। आप में से बहुत से लोग
बड़े ऑफेंसेस करने लगते हैं। मेरे भाई पहले अपना हाथ तो साफ करो। छोटे ऑफेंसेस में जो मैंने लाइन बताई है उस पे मोटिव, FIR, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, मेडिकल वर्सेस ऑकलर, मैनर ऑफ असॉल्ट, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, इंडिपेंडेंट विटनेसेस, कार्बोरेशन, 161 में फर्स्ट टाइम कोर्ट में क्या कहा जा रहा है, कैसे कन्फ्रंट करेंगे, एक चीज आपकी निकल के आ रही है और निकल के आने के बाद आप उसे कैसे 145-55 से कन्फ्रंट करेंगे। तो मेरे साथियों, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा। मैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एविडेंस एक्ट जो मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 11 चैप्टर है, आई से 1 से 167 है, 1 से 4 तक ये है, 5 से 55 तक रिलेवेंसी है, 56, 57, 58 नीड नॉट टू बी प्रूव है, 59-60 डायरेक्ट एविडेंस है, 61 से 90 तक सेकेंडरी एविडेंस है, 91 से 100 तक सेकेंडरी प्राइमरी एविडेंस का है, 101 से लेके 106 तक बर्डन ऑफ प्रूफ है, 15, 16, 17 स्टॉपेल है, 118 से 34 तक हु आर द कॉम्पिटेंट विटनेसेस हैं, 135 से 166 तक कैसे 21 क्रम कैसे विटनेसेस होंगे, 167 न्यू केस नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से करबद्ध गुजारिश करूंगा कि भाई, अब की जिस दिन भी मैं आपसे वार्ता करूं उस दिन एविडेंस एक्ट पढ़ के बैठिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। मैं जो टिप आपको बता रहा हूं हो सकता है आपको इससे बहुत ज्यादा आता हो, बहुत आप उससे आगे हो, मगर जो मुझे थोड़ा बहुत आता है इट्स माय ड्यूटी जो मैं आपसे शेयर करूं। अगर इसमें कोई चीज अच्छी लगे, आपको पसंद आए, तो आप उसे ग्रहण करें। अगर नहीं पसंद आए तो सोच लें कि एक व्यक्ति ऐसी दिमाग चाट गया, हमें तो इससे ज्यादा आता है। एक बात और चलते चलते मैं कह दूं, आई एम स्टिल ए लर्नर, आई ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। भाई लोगों, वकालत के पेशे में जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हमें सब कुछ आता है, वो दिन वकालत के पेशे का आखिरी दिन होगा। ना तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों महोदयों को सब आता है, ना हाई कोर्ट के जजों को आता है, ना ही परम पिता परमेश्वर को ही परिपूर्ण है। अगर सब परिपूर्ण होता ना तो आदमी अंधा काना लूला नहीं होते, सब एक से बनते। तो कहीं ना कहीं परिपूर्णता जो है किसी में नहीं है, ईश्वर में परिपूर्णता है थोड़ी बहुत, आम आदमी में नहीं है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैंने आपका बहुत समय जाया करा। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो यहीं भूल जाइएगा, अगर अच्छा लगा हो कॉपी किताब लेके बैठिएगा और आगे एविडेंस एक्ट 1 से 11 चैप्टर 167 तक पढ़ के बैठिएगा, तो आपको आसानी रहेगी हाउ टू क्रॉस एग्जामिन ए विटनेस। और हाउ टू क्रॉस एग्जामिन ए विटनेस अगर आपने ये आर्ट को सीख लिया और ये आर्ट में परिपक्व हो गए, तो मेरे भाइयों, वो दिन दूर नहीं है कि आप अपने जिलों में, अपने राज्य में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उन ऊंचाइयों को छूने के लिए पहुंचेंगे जिन ऊंचाइयों पे आज दूसरे लोग बैठे हुए हैं। शुक्रिया, नमस्कार, गुड नाइट।